राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 2 का उल्लेख धारा 3 से 6 तक में किया गया है। इस अध्याय में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां, उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यहाँ से विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनके अधिकार तथा शक्तियों के उल्लेख पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, विशेष न्यायाधीश के द्वारा किस विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है, उसकी शक्तियां क्या होंगी। तो इस तरह से यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, ठीक है, दोनों में ही प्रश्न निरंतर पूछे जाते रहे हैं। आइए हम लोग इस अध्याय 2 पर जो है चर्चा करते हैं। इस अध्याय 2 का नाम विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस की बात की गई है, ठीक है। चैप्टर 2 सेक्शन 326, ठीक है। जैसा कि कुछ जनरल चीजें पहले से ही लिखी हुई हैं इस पे, ठीक है। इन चीजों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है आपके कई सारे राज्यों में, जैसे बिहार हो गया, ठीक है, वहां के एपीओ में, ठीक है, एपीओ मुख्य परीक्षा में, एचजेएस में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और अन्य राज्यों में पूछा जाता है। और इसके साथ ही आपके व्यवहारिक ज्ञान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहां के लिए काफी उपयोगी है। इस अधिनियम के तहत जब कभी कोई अपराध होता है, ठीक है, तो उस अपराध का विचारण कब, किसके द्वारा और उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, उसी के लिए विस्तृत रूप से यहाँ प्रक्रिया बताई गई है। जैसा कि मैं मूल वीडियो में, इसके पहले भाग में ही आप लोगों को बताया था कि ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का जो अपराध है, इसका उल्लेख पहले भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 के अंतर्गत धारा 161 से लेकर 171 तक में किया गया था, जहां धारा 161 से लेकर 165 का तक को रिपील कर दिया गया है और उसी के स्थान पे नया अधिनियम बनाया गया है। इस तरह से बहुत सारे अधिनियम में ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाओं को रिपील करके उसकी जगह पे नए अधिनियम बनाए जाते हैं, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार। सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करने के बाद फिर इस वीडियो को लगातार देखिए। हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो पहले के भाग हैं उनको जरूर देख लीजिए, जिससे आपके दिमाग में एक पूरा माइंड मेकअप, ठीक है, एक पूरा फिगर बन जाएगा इस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में और आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। वरना तो आप हमेशा इसमें भूलते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मुख्य परीक्षा का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रक्रिया का उल्लेख करें, विशेष न्यायाधीशों के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं उसके शक्तियों का उल्लेख करें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, उसकी अधिकार, कर्तव्य एवं शक्तियों अक्सर पूछे जाते हैं कि उनका उल्लेख करें। तो आइए, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, विशेष न्यायाधीश की पावर्स क्या होती हैं, ठीक है, वो कितना दंडादेश दे सकता है, उसकी अपील होगी कि नहीं होगी, वो प्रक्रिया कौन सी अपनाएगा, ठीक है। तो हम एक एक धारा में डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले धारा 3 में क्या लिखा हुआ, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, अर्थात विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, ये धारा 3 में बताया गया है। उसके द्वारा किन अपराधों का विचारण किया जाएगा, धारा 4 में बताया गया है, ठीक है। धारा 5 में विशेष न्यायाधीशों के अधिकार बताए गए हैं, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताई गई है और धारा 6 में संक्षिप्त विचारण करने की भी उसे पावर दी गई है, ठीक है। जनरली संक्षिप्त विचारण नहीं किया जाता है उसके द्वारा, लेकिन यहाँ पे समरी ट्रायल करने की भी शक्ति दी गई है। अभी मैं इसको रिलेट कराऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, छोटे छोटे वीडियो हैं, ठीक है। अगर संपूर्ण ज्ञान आपको लेना है इस विषय पे तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए और एक वीडियो नहीं, एक जितने इसके भाग 1 से शुरू होते हैं अंत तक सारे भाग देखेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो सबसे पहले धारा 3 में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कहाँ होता है स्पेशल जजों की,
धारा 3 में, ठीक है। उनके द्वारा ट्रायल की प्रक्रिया कहाँ बताई गई है, धारा 4 में। तो नियुक्ति यहाँ पे, उनकी प्रक्रिया यहाँ 4 में होगी। उनके अधिकार धारा 5 में बताए गए हैं और समरी भी ट्रायल कर सकता है धारा 6 में। तो सबसे पहले धारा 3 में विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जरूरत के अनुसार। केंद्र को जरूरत है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार को जरूरत है तो राज्य सरकार, अर्थात तो दोनों सरकारें नियुक्ति कर सकती हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा का भी प्रश्न है कि किसके द्वारा विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी की जाती है, ठीक। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित अपराधों की सुनवाई के लिए नियुक्त कर सकती है, ठीक है। तो नियुक्ति कौन विशेष सुनवाई के लिए, ठीक है, नियुक्त कर सकते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित अपराधों की सुनवाई के लिए, ठीक है, नियुक्त यहाँ ये देखिए पहले लिखा कि केंद्र या राज्य सरकार विशेष, ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार को पावर है कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित अपराधों की सुनवाई के लिए कर सकती है, ठीक है। ये दोबारा नहीं लिखना है आपको, कर सकती है के लिए कर सकती है, किन अपराधों के लिए, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध, इस अधिनियम के अधीन जो दंडनीय अपराध हैं उनका उल्लेख आपको अध्याय 3 में अगले वीडियो में मिलेगा कि कौन कौन से अपराध हैं जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय है। धारा 7, 8, 9 का, ठीक है, इन सब धाराओं में आपको मिलेंगे। तो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण विशेष न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाएगा। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र या राज्य सरकार करेगी, ठीक है। ऐसे अपराधों के षड्यंत्र और दुष्प्रेरण या उसका प्रयास का भी जो है ट्रायल विशेष न्यायाधीश ही करेगा। यानी इस अधिनियम के तहत, यानी अध्याय 3 के तहत होने वाले अपराधों का ट्रायल या उन अपराधों का अगर अबेटमेंट किया जाता है, उनकी कॉन्स्पिरेसी की जाती है या उनका जो है अबेटमेंट किया जाता है, तो चाहे अबेट किया जाए, चाहे कॉन्स्पिरेसी हो या अटेम्प्ट हो, इन तीनों का भी ट्रायल उसी स्पेशल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद, ठीक है, ये कहाँ लिखा है, धारा 3 में ही लिखा हुआ है। अगली पॉइंट लेगी कि ऐसा व्यक्ति नियुक्त का पात्र नहीं होगा, यानी जो विशेष न्यायाधीश है वो नियुक्ति का पात्र तब तक नहीं होगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जब तक वो सीआरपीसी के अधीन, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन, ठीक है, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त ना रहा हो या उस समय नियुक्त हो, ठीक है। यानी या तो वो नियुक्ति रह चुका हो, यानी उस पद को धारण कर चुका हो या उस पद पे हो, तभी उसे स्पेशल जज यहाँ बनाया जाएगा, यानी विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो विशेष न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या बताई गई है, योग्यता यही है कि सीआरपीसी के अंतर्गत अगर आप सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं या हैं, तो आप इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। ये 3 क्या हैं, फिर से सुनिए, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज के पद पर या तो आप रह चुके हो या उस समय हो, कहां, सीआरपीसी के अंतर्गत, ठीक है, तभी आप इस अधिनियम के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे, ठीक है। यहाँ पे विशेष सत्र न्यायाधीश के बारे में उनकी नियुक्ति, ठीक है, उनकी शक्तियों का उल्लेख आप देखेंगे तो सीआरपीसी की धारा 9 और 10 में किया गया है, ठीक है। धारा 9 और 10 में सत्र न्यायाधीश की, सत्र न्यायालय की बात की गई है, ठीक है, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक सेशन खंड होगा और प्रत्येक सेशन खंड में एक सेशन न्यायालय की स्थापना की जाएगी जिसमें एक पीठासीन न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा, धारा 9 में बताया गया है। और हर एक सेशन न्यायालय में आवश्यकता अनुसार अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश की भी नियुक्ति धारा 10 के अनुसार की जा सकती है। तो सीआरपीसी में जो सेशन कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है, वो धारा 9 और धारा 10 के तहत होती है। सेशन कोर्ट की स्थापना तो धारा 9 के तहत होती है, उसमें जजों की नियुक्ति धारा 9 और 10 दोनों के तहत किया जाता है, ठीक है। और सेशन न्यायालय एक दंड न्यायालय होता है, इसका उल्लेख धारा 6 में किया गया है। सेशन न्यायालय के जो है विचारण न्यायालय इसको बनाया गया है धारा 26 में। सेशन न्यायालय के दंड देने की शक्तियां धारा 28 में दी गई है। सेशन न्यायालय किन अपराधों का ट्रायल करेगा प्रथम अनुसूची में दिया गया है। सेशन न्यायालय के विचारण की प्रक्रिया कहाँ बताई गई है, अध्याय 18 में बताया गया है। इसके साथ साथ कुछ और धाराओं में विशेष प्रक्रिया भी उसके लिए बताई गई है।
और सत्र न्यायालय किसी अपराध का डायरेक्ट संज्ञान नहीं ले सकता, ठीक है। सेक्शन 193 सीआरपीसी में उसे मना किया गया है, तो वो किसी अपराध का डायरेक्ट संज्ञान नहीं ले सकता है। तो इस अधिनियम के तहत धारा 3 में जो विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उस विशेष न्यायाधीश का मतलब है सत्र न्यायाधीश, ठीक है, यानी सेशन जज के रूप में उसकी नियुक्ति होती है, ठीक। और सीआरपीसी में सेशन जज की नियुक्ति की बात जो की गई है वो धारा 9 में की गई है। उसके साथ साथ एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज की भी नियुक्ति की बात धारा 10 में की गई है। तो सीआरपीसी की धारा 9 और धारा 10 में, ठीक है, सेशन न्यायाधीश एवं अपर तथा सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। फिर आते हैं हम लोग विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण, ठीक है। विशेष न्यायाधीश जो विचारण करेंगे, कैसे क्या प्रक्रिया होगी, उसका उल्लेख धारा 4 में किया गया है। फिर एक बार धारा 3 को समझिए। धारा 3 कहती है कि विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार करेगी और इनके लिए जो ये नियुक्त किए जाएंगे ये इस अधिनियम के अधीन होने वाले अपराधों का या उनके दुष्प्रेरण प्रयत्न या उनके प्रयास का विचारण करेंगे। और ये विशेष न्यायाधीश नियुक्त होने का कोई व्यक्ति पात्र तभी होगा जब वो सीआरपीसी के प्रयोजन के लिए सत्र न्यायाधीश रहा हो या अपर सत्र न्यायाधीश रहा हो या सहायक सत्र न्यायाधीश रहा हो या वर्तमान में हो। चलिए, विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण धारा 4 में बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण केवल विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। फिर समझिए क्या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत होने वाले अपराधों का विचारण केवल विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाएगा। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ हो रही है? धारा 3 में। तो वो केवल इन अधिनियम के तहत होने वाले अपराधों का ही विचारण करेगा, यानी इस अधिनियम के अपराधों का विचारण वही करेगा, कोई और नहीं करेगा। अब मैं थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश में या भारत के सभी राज्यों में हर सेशन कोर्ट में, ठीक है, हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाया नहीं गया है, स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया गया है। वहां से जो पहले से जिला अदालतें हैं, ठीक है, यानी जो सेशन कोर्ट है उसी सेशन कोर्ट को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्पेशल कोर्ट मान लिया गया है और इन अधिनियम के तहत होने वाले अपराधों का ट्रायल वही करता है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे अलग से इस एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट गठित किया गया है, जैसे आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों लखनऊ को बनाया गया? क्योंकि जहां पे इस अधिनियम के तहत होने वाले अपराधों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है, बहुतायत है, वहां पे स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। और जहां पर नहीं है, कम है, वहां जो पहले से सेशन न्यायालय वहां पे एस्टेब्लिश है, उसी को ये पावर दे दी। तो आपने क्या देखा, इस अधिनियम के अधीन होने वाले अपराधों का विचारण कौन करेगा? विशेष न्यायाधीश द्वारा ही किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है प्रत्येक क्षेत्र के अधीन अपराधों का विचारण वहां के विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, यानी जिस क्षेत्र में अपराध होगा वहां के लिए जो विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वही करेगा। तो इसमें कोई नई बात थोड़ा ना भाई, ये तो अंडरस्टूड है। जिसके जुरिस्डिक्शन में जो अपराध है उसका विचारण वही करेगा जब तो मामले का ट्रांसफर ना किया जाए, क्योंकि मामले का जहां ट्रांसफर कर दिया जाता है वहां टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का लैक हो जाता है, ठीक है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में भौगोलिक जुरिस्डिक्शन का अभाव हो जाता है, फिर भी उसको विचार करने की अधिकारता होती है। यहां आगे बताया गया विशेष न्यायाधीश इस अधिनियम के या सीआरपीसी के अधीन अपराधों का एक साथ विचारण कर सकेगा, यानी जब किसी व्यक्ति पर समझेगा, जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगता है तो साथ ही साथ सीआरपीसी की भी धाराएं लागू हो जाती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, जैसे मंत्री साहब हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, ये अपने विधायक निधि का या शासन निधि का दुरुपयोग करते हैं, तो इन पे जो है धारा 409 सीआरपीसी का भी अपराध लगता है। और 409 के साथ साथ यहां पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 का भी केस बनेगा, तो वहां धारा 409 और धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का दोनों ही अपराधों का चार्ज उन पे लगा है, एफआईआर दर्ज हो गई है। तो क्या ऐसे अपराधों का ट्रायल सीआरपीसी वाले का अलग कोर्ट करेगा और यहाँ की धारा 7 का अलग? नहीं, यही स्पेशल कोर्ट उस धारा 409 का भी और यहाँ की धारा 300 धारा 7 का भी, दोनों धाराओं का एक साथ ट्रायल कर सकेगा। अलग से मामला कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, इन दोनों धाराओं का ट्रायल एक साथ कर सकेगा। या सीआरपीसी धारा 409 के अलावा भी किसी धारा का अपराध लगता है,
ठीक है, अध्याय 9 के तहत कोई अपराध बनता है, अध्याय 9 का के तहत कोई अपराध बनता है, तो उन अपराधों का और इस अधिनियम के तहत किसी धारा के अपराध का एक साथ वो विचारण कर सकता है। आगे लिखा हुआ है कि 2 वर्ष के भीतर विचारण पूरा किया जाए, यानी टाइम पीरियड बताया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति पे, ठीक है, यानी करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 1998 के तहत अपराध बनता है, यानी चार्ज लगता है, तो उस अपराध का ट्रायल 2 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। अब ये 2 साल का मतलब ये है कि जब चार्जशीट कोर्ट में पेश होगी तभी तो 2 साल काउंट होगा, तो ये 2 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। ये प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस में तो खैर क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो 2 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। लेकिन ये पूरा किया जाना पूरी तरह से मैंडेटरी नहीं है, पूरा किए जाने का पूरा प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन अगर प्रयास असफल रहा, नहीं हो पाया, तो जज साहब को अपना रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं पूरा कर पाए 2 साल के भीतर। और दूसरी बात, अगर नहीं विशेष परिस्थितियों में उस समय को बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 6 माह से ज्यादा नहीं होगा, और मैक्सिमम इसे 2 साल तक के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो 2 साल पहले से था, 2 साल और बढ़ाया जा सकता है, टोटल 4 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 2 साल के भीतर यदि ट्रायल नहीं पूरा हो पाता है तो मजिस्ट्रेट विशेष न्यायाधीश को अपना रीजन लिखना पड़ेगा, और उस रीजन लिखने के बाद उस अवधि को एक बार में 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। तो 6 माह करके बढ़ाते रहेंगे, अधिकतम 2 साल और बढ़ा सकेंगे। 2 पहले से था तो 2 मिला के 4 साल हो जाएगा। तो जनरल नियम ये है 2 साल के भीतर ट्रायल पूरा किया जाएगा, किंतु यदि 2 साल के भीतर पूरा नहीं हो पाता है तो 2 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी अधिकतम टाइम पीरियड 4 साल। तो कुल मिला के आपने क्या समझा कि इस अधिनियम के तहत अपराध जब बनता है तो 4 साल के भीतर उसका ट्रायल पूरा किया जाएगा। ठीक, वो मैक्सिमम टाइम पीरियड है 4 इयर्स, नहीं तो जनरल अगर है तो केवल 2 इयर्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जनरल पूछा जाता है तो 2 इयर्स, मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है तब आप 4 इयर्स लिखिएगा। और एक बार में कितने अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो केवल 6 मंथ के लिए बढ़ाया जाएगा। 6 मंथ जैसे ही बीत जाएगा फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर जैसे 6 महीना पूरा हो जाएगा फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो 2 साल से ज्यादा नहीं होगा, और टोटल 2 पहले से है, 2 और हो जाएगा तो 4 साल हो जाएगा। इस तरह से ठीक है अवधि बढ़ाया जा सकता है। इस पे केस भी है, केस है सीबीआई, ठीक है, सीबीआई नई दिल्ली बनाम जितेंद्र कुमार सिंह AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई नई दिल्ली बनाम जितेंद्र कुमार सिंह AIR 2014 के केस में, ठीक है, यही बात बताई गई कि विशेष न्यायाधीश जो है वो CRPC के अधीन अपराधों का और इस अधिनियम के तहत भी अपराधों का एक साथ ट्रायल कर सकेगा, उसे किसी दूसरे कोर्ट में भेजने की जरूरत नहीं है। आइए, तो इस तरह से आपने धारा 3 भी पढ़ लिया, धारा 4 भी पढ़ लिया। धारा 5 में है विशेष न्यायाधीशों के अधिकार क्या होंगे, यानी उनके विचारण की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो ये धारा 5 में बताया गया है, लिखा हुआ अपराधों का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने के सबसे पहले बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर एक बार आपको लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 190 में, CRPC की धारा 190 में अपराधों के संज्ञान लेने की बात की गई है कि अपराधों का संज्ञान कौन सा न्यायालय लेगा। तो अपराधों के संज्ञान लेने के लिए वहां धारा 190 की उपधारा 1 में बताया गया है, ठीक है, कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी JM फर्स्ट या CGM के द्वारा प्राधिकृत किया गया JM सेकंड भी किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है, बशर्ते वो उस अपराध का जांच एवं विचारण करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। तो JM सेकंड को भी ऑथराइज कर सकता है। और सत्र न्यायालय के लिए मना किया गया है, सेक्शन 193 में सेशन कोर्ट को मना किया गया है किसी भी अपराध का प्रत्यक्ष संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक CRPC में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य स्पेशल लॉज में, ठीक है, कोई विशेष व्यवस्था ना की गई हो। ठीक है, तो वहां साफ साफ मना किया गया है वो तभी किसी अपराध का ट्रायल करेगा जब धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट मामला उसे सुपुर्द करे, कमिट करे। अगर सेक्शन 209 के तहत उसे मामला कमिट नहीं किया जाता है तो किसी भी अपराध का डायरेक्ट संज्ञान नहीं ले सकता है, इंतजार करेगा आने का। ठीक, लेकिन 1-2 अपवाद वहां लिखे हैं, विशेष विधि और CRPC में भी एक्सेप्शन है। सेक्शन 199 के सब सेक्शन 2 में ये पावर दिया गया है कि 6 विशेष लोगों की मानहानि होने पे, 6 विशेष लोगों की मानहानि होने पे लोक अभियोजक डायरेक्ट कंप्लेंट सेशन कोर्ट में दर्ज करा सकता है विदिन 6 मंथ के भीतर। ठीक, और अगर उसी तरह से और भी धाराओं में एक्सेप्शन मिलेंगे आपको। सेक्शन 344 में भी सेशन कोर्ट अपने समक्ष हुए किसी प्रोसीडिंग में अगर कोई मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है तो डायरेक्ट
समरी ट्रायल कर सकता है। लेकिन सामान्य नियम के अकॉर्डिंग सीआरपीसी में सत्र न्यायालय को किसी अपराध का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने से मना किया गया है। सेक्शन 193 जो एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शनों के अधीन उसे छूट है। उस एक्सेप्शन में इस अधिनियम को भी छूट दिया गया है, क्योंकि लिखा गया है तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, तो अन्य विधि में आ गया। यहाँ पे धारा 5 में छूट दिया गया है कि सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी सत्र न्यायालय यहाँ अपराधों का प्रत्यक्ष संज्ञान ले सकता है, डायरेक्ट। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट सत्र न्यायालय के पास ही आएगी। जो चार्जशीट बनेगी वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट क्या नहीं जाएगी, डायरेक्ट सेशन कोर्ट में आएगी। ठीक है, सीआरपीसी में कैसे होता है, चार्जशीट पुलिस बनाती है और बनाने के बाद ठीक है बाया मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट से होके तब सेशन कोर्ट में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अपराधों का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की पावर है। वारंट ये पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेंस में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। वारंट मामलों की विचारणा की प्रक्रिया लागू होती है, यानी यहाँ पे विचारणा की प्रक्रिया कौन सी लागू होती है, अलग से कोई विचारणा की प्रक्रिया नहीं लिखी हुई है, बल्कि बता दी गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 19 के तहत जो वारंट मामले की विचारणा की प्रक्रिया बताई गई है वही प्रक्रिया यहाँ भी लागू की जाएगी। तो वारंट मामले की विचारणा की प्रक्रिया यहाँ भी लागू होगी। वारंट मामले की विचारणा की प्रक्रिया अध्याय 19 ठीक है धारा 238 से लेकर के 250 तक में बताया गया है। उसके बाद आगे लिखा हुआ क्षमादान करने की शक्ति। यह देखिए एक और छूट यहाँ दी गई, जिस तरह से सीआरपीसी में ठीक है किसी भी न्यायालय को क्षमादान करने की पावर दी गई है, एक्सेप्ट जेम सेकंड को। ठीक है, जेम सेकंड क्षमादान नहीं कर सकता है, अदर सारे कोर्ट क्षमादान करने की पावर रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अधिनियम के तहत भी अगर जरूरत पड़ जाए किसी गवाह को सरकारी गवाह बनाने के लिए, किसी अभियुक्त को सरकारी गवाह बनाने के लिए, तो यहाँ भी बनाया जा सकता है, यानी सह अपराधी को क्षमादान यहाँ भी किया जा सकता है। और जब उसे क्षमादान किया जाएगा तो धारा 307 और 308 के उपबंध जहां तक हो सके यहाँ भी लागू होते हैं। ठीक, उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सीआरपीसी की धारा 326 एवं 475 का यथासंभव लागू होना, यानी जहां तक संभव होगा सीआरपीसी धारा 326 से 475 यहाँ भी लागू होते रहेंगे। अब 326 475 क्या है, ठीक है आप सीआरपीसी पलट के देख लीजिएगा। 326 किसी न्यायाधीश कार्रवाई करने के दौरान उसका ट्रांसफर हो जाता है, मृत्यु हो जाती है पद पे, ठीक है, तो उसकी जगह पे जो पद उत्तरवर्ती आते हैं, जो दूसरा जज आएगा वो उस प्रोसीडिंग को क्या आगे बढ़ा सकता है या नए सिरे से विचार करेगा, यही बात 326 में बताई गई है। ठीक, आगे लिखा हुआ है विशेष न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, विशेष न्यायालय कोई भी दंडादेश दे सकता है। देखिए यहाँ विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय के समकक्ष है ना, और सत्र न्यायालय के लिए लिखा गया है धारा 28 सीआरपीसी में कि विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, बशर्ते मृत्यु दंडादेश की दशा में हाईकोर्ट से कंफर्मेशन होना आवश्यक है। अगर सत्र न्यायाधीश मतलब सेशन जज और एडिशनल सेशन जज अगर मृत्यु दंडादेश देते हैं तो हाईकोर्ट से उसका कंफर्मेशन सेक्शन 368 के तहत होना मैंडेटरी है, तभी उसका एग्जीक्यूशन होगा, अन्यथा एग्जीक्यूशन नहीं किया जाता है। तो वो बात यहाँ भी कही गई है कि विशेष न्यायालय जो है ठीक है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, क्योंकि विशेष न्यायालय का मतलब यहाँ सत्र न्यायालय से है और उसको दंड देने की शक्ति उससे कोई प्रतिबंध है नहीं है। लेकिन जिस धारा के तहत विचारणा कर रहा है उस धारा में जो सजा लिखा हुआ है वही तो देगा, क्या उससे ज्यादा सजा दे सकता है? नहीं। ठीक, एक बार फिर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, वीडियो को पुश कर दीजिए और नीचे जाकर के ठीक है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, जो जैसा उचित लगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो जैसे आपकी इच्छा। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियां अधिकार कर्तव्य का लागू होना। देखिए यहाँ क्या बताया गया कि यहाँ जो स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा ये पीढ़ी के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायाधीश की शक्तियां क्या होंगी। तो शक्तियां क्या हैं कि दंड विधि संशोधन अधिनियम, देखिए लिखा है ना, दंड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियां, जो वहां जिला न्यायाधीश को शक्तियां प्रदत्त हैं वही शक्तियां, वही अधिकार, वही कर्तव्य, वही दायित्व ये स्पेशल कोर्ट भी होल्ड करेगा। आइए हम लोग धारा 6 पे चलते हैं। दंड न्यायालय को यहाँ भी एक पावर दी गई है कि विशेष दंड न्यायालय जो है, विशेष जो न्यायालय गठित किया गया है वो चाहे तो किसी भी लोक सेवक का, ठीक है, किसी भी लोक सेवक का लिखा है जब किसी लोक सेवक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 12 का
कि उपधारा 1 में वर्णित विशेष आदेश या उपधारा 2 के खंड का के उल्लंघन का आरोप है तो वो किसी बात के होते हुए भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा, यानी उसका संक्षिप्त विचारण कर सकता है। और संक्षिप्त विचारण जब करेगा तो धारा 262 से 265 की प्रक्रिया अपनाएगा। क्यों? क्योंकि 261 में तो बताया, 260 में तो ये बताया गया है कि संक्षिप्त विचारण कौन करेगा और संक्षिप्त विचारण किन अपराधों का होगा, तो वो अपराध यहाँ लागू नहीं होंगे क्योंकि यहाँ स्पेशल एक्ट है, इस अपराध होंगे, और यहाँ कोड भी स्पेशल है तो वहाँ इस कोड और अपराध बताए गए हैं, यहाँ कोड अपराध दोनों बदल जाते हैं, इसलिए धारा 260 लागू, 61 को 60 लागू नहीं होगा। 61 में जेएम सेकंड को पावर दी गई है संक्षिप्त ट्रायल करने के लिए और कंडीशन वहां बताई गई है कि किन अपराधों का संक्षिप्त ट्रायल वो करेगा, तो वो धारा भी यहाँ नहीं लागू होगी क्योंकि जेएम सेकंड यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो 260, 261 यहाँ लागू नहीं होती है। 262 से 265 के उपबंध समरी ट्रायल करते दौरान यथासंभव लागू होंगे, यथासंभव लागू होंगे। कुछ चीजें अभी नई हैं, नई ये है कि समरी ट्रायल जब किया जाता है तो धारा 260 से 265 सीआरपीसी में तो 3 माह से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। कितने? 3 महीने से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन यहां समरी ट्रायल करते हुए सजा 3 महीने से ज्यादा दिया जा सकता है। ठीक है, संक्षिप्त विचारण में दंडादेश 1 वर्ष तक दिया जा सकता है, 1 वर्ष तक कारावास यहाँ दिया जा सकता है। जबकि सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है, धारा 262 की उपधारा 2 में कि 3 माह से सजा ज्यादा नहीं दी जाएगी, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि 3 माह से ज्यादा सजा दी जा सकती है, 1 साल तक सजा दी जा सकती है जब इस अधिनियम के तहत ट्रायल किया जाएगा। समरी के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि समरी ट्रायल में यानी दंड भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई समरी ट्रायल किया जाता है तो मैक्सिमम सजा क्या होगी, तो 3 महीने से बढ़ करके वो 1 साल होती है। आप सीआरपीसी में जाके लिख सकते हैं धारा 262 की उपधारा 2 पे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत समरी ट्रायल किया जाएगा तो सजा 1 साल तक दी जा सकती है, तो 1 वर्ष तक सजा दी जा सकती है। आगे लिखा हुआ है कि संक्षिप्त विचारण के दौरान वारंट विचारण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, यानी जब संक्षिप्त विचारण की जा रही है, समझेगा, संक्षिप्त विचारण के दौरान यदि मजिस्ट्रेट विशेष न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि संक्षिप्त विचारण किया जाना ठीक नहीं है तो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को रोक करके फिर से वारंट मामले की विचारण की प्रक्रिया अपना सकता है, क्योंकि विशेष न्यायाधीश को वारंट मामले की विचारण की प्रक्रिया इस अधिनियम के तहत होने वाले अपराधों में अपनाए जाने के लिए प्रदत्त की गई है। अगर वो संक्षिप्त ट्रायल करता है तो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाता है 262 से 265 सीआरपीसी का, लेकिन यदि वो चाहे तो बीच में मामले को होल्ड करके कार्रवाई को रोक करके संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया बंद करके उसमें वारंट मामले की प्रक्रिया फिर से अपना सकता है। और जब वारंट मामले की प्रक्रिया दोबारा अपनाएगा तो जिन गवाहों को एग्जामिन किया जा चुका है उन्हें पुनः बुला सकता है और उनको नए सिरे से एग्जामिन कर सकता है। आगे लिखा हुआ है संक्षिप्त विचारण में 1 माह 2000 तक ये लिखा है संक्षिप्त विचारण के दौरान 1 वर्ष तक का कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना दिया जाता है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर इस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत समरी ट्रायल किया जाता है, ठीक है, इन कंडीशनों के साथ धारा 6 में जो बताए गए हैं, और 1 महीने तक का कारावास दिया जाता है, क्योंकि समरी ट्रायल में 1 वर्ष तक कारावास दिया जा सकता है, भले उस अपराध में 2 साल 4 साल सजा लिखा हुआ, 1 वर्ष तक दिया जा सकता है, लेकिन कितना दिया गया, 1 महीना। अगर 1 महीना और 2000 का जुर्माना या केवल 1 महीना या केवल 2000 जुर्माना दिया गया तो उसकी कोई अपील नहीं होगी जब तक उससे ज्यादा न दिया गया हो। समरी ट्रायल में कितना सजा दिया जा सकता है, 1 वर्ष तक का सजा दिया जा सकता है। समरी ट्रायल में कितनी सजा दी गई हो तो अपील नहीं होगी, जब 1 महीने का सजा हो या 2000 रुपए का जुर्माना हो या दोनों हो। ठीक, इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय जो गठित किया गया है वो किस न्यायालय की पावर रखेगा, तो दंड विधि संशोधन अधिनियम के अधीन गठित जिला न्यायाधीश की शक्तियां होल्ड करता है। इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जिला राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। विशेष न्यायाधीश को इस अधिनियम के तहत किस विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाने की छूट दी गई है, तो वारंट मामले की विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाने की छूट दी गई है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे समरी ट्रायल की भी प्रक्रिया अपना सकता है। समरी ट्रायल की प्रक्रिया अपनाएगा तो 1 महीने से 1 साल से 10 सजा नहीं देगा। ठीक, अगर 1 साल की सजा देता है तो वो अपील हो जाएगी, लेकिन 1 महीने या 2000 तक का जुर्माना इंपोज करे तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोगों ने, ठीक है, इस
अध्याय 2 को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया। और फिर मैं कहूंगा अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए संपर्क सूत्र भी यहाँ लिखा हुआ है 9161113061। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सारे मेजर एक्ट को पढ़ने के लिए और माइनर एक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है, यानी पूरी विस्तृत जानकारी लेने के लिए, डिटेल में क्लास को पढ़ने के लिए, ठीक है, आप मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप क्लास आ सकते हैं तो। ठीक, इस तरह से आपका अध्याय 2 पे जो पूरा चर्चा होना था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मुलाकात फिर करेंगे।